हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 10th क्लास का मैथ में दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और इसका आज फर्स्ट वीडियो है। और यहाँ से यदि आप लोग अच्छे ढंग से समझेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम ये बताएं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहां a b c क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगा। जहां a b c क्या होंगे, वास्तविक संख्या होगा। और इसके अलावा a और b नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। a और b नॉट इक्वल टू जीरो, तब यह क्या कहलाएगा, दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण। इसमें दो चर हैं x और y। आप लोगों को पता ही है चर और अचर। तो उसमें से आपको यह बता दें कि यहाँ पे x और y दो चर हैं। इसमें a b c क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, जिसमें a और b नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी दो चर वाले रैखिक युग्म कहलाएंगे। यदि a या b में से कोई जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे ax प्लस बी वाई है और इसमें से कोई एक जीरो हो जाएगा तो गुना में क्या हो जाएगा, जीरो के साथ जो भी गुना होता है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो जीरो से गुना होने के बाद जीरो हो जाएगा, तो इस कंडीशन में वह चर खत्म हो जाएगा। तो वहां पे फिर दो चर वाला नहीं रह पाएगा। इसलिए इसका कंडीशन यह है कि ये और बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इसका क्या है, इसके अलावा इसका एक एग्जांपल से भी समझ लें। इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपका है कि x प्लस टू वाई बराबर जीरो, x प्लस टू वाई बराबर जीरो। और एक बात यह क्या है, दो चर वाला रैखिक युग्म समीकरण। अब रैखिक क्यों कह रहे हैं, आप लोगों को तो यह समझ में आ रहा है कि दो चर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें दो चर है, एक x है एक y है। a b c वास्तविक संख्या है, देखिए यहाँ पे x है y है, दो चर है। रैखिक इसलिए क्योंकि इन सभी का पावर यानी कि घात जो है वह क्या है, एक है। तो इनके घात एक होने के कारण इसको क्या कह रहे हैं, रैखिक। यदि घात कुछ और रहता तो उसका नाम द्विघात हो सकता था, त्रिघात हो सकता था, लेकिन यहाँ पे घात एक होने की वजह से इसको रैखिक कहा जा रहा है। और एक बात, इसका हल अनंत होता है, अनगिनत हल होगी, क्योंकि यहाँ पे हम x का मान लिए एक रख दें तो फिर y का मान कुछ और होगा। यदि हम दो रख दें तो y का वैल्यू फिर बदल जाएगा, तीन रख दें तो फिर y का वैल्यू बदल जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम y का मान रखें तो x का कुछ और होगा, y का वैल्यू फिर मतलब कि बदल दें तो फिर x का बदल जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के अनेक हल होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के, सॉरी अभी युग्म नहीं, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। यहां तक आप लोगों को समझना अभी बेसिकली चल रहा है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं और चलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले क्या, रैखिक समीकरण युग्म, इसी में युग्म लगा देंगे। तब आप लोगों को यह पता हो गया कि दो चर कैसे है, रैखिक कैसे है। अब आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा कि युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, पेयर में। तो इसका युग्म यानी कि समीकरण रैखिक है और जोड़ा में है, यानी कि दो समीकरण है,
इसलिए अब इसको क्या कहा जा रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कैसे, इसका देखिए, जैसे हम इसको कह सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके बाद यहां भी वही बात होगी कि a b c क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। a x और y जो है वह नॉट इक्वल टू 0 होंगे। जैसे यहां भी हम कह सकते हैं कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू क्या होंगे, सॉरी c2 नहीं, ये 0 हो सकता है, क्या होंगे, नॉट इक्वल टू 0 और a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये क्या होंगे कि वास्तविक संख्याएं होंगे। क्या होंगे, तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या होंगे, तो वास्तविक संख्या होगा, रियल नंबर। इसको आप लिख लीजिएगा, इसका नहीं, एक को, इसको आप नोट कर सकते हैं। ये था दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसका दो समीकरण हो गया, रैखिक भी है, जोड़ा में है, इसलिए युग्म। अब आगे इसी को बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल। हम लोगों ने देखा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो हम बताएं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में, मतलब कि पेयर में है, जोड़ा में है, तब उसका हल, तो इसका हल तीन प्रकार के होते हैं। यदि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में हो, जोड़ा में हो, पेयर में हो, तो इनके दो हल होते हैं, सॉरी तीन हल होते हैं। तीनों देखेंगे। पहला आपका होगा कि अद्वितीय हल, इसका होता है तीन हल। पहला आपका अद्वितीय हल, दूसरा आपका होगा कोई हल नहीं, और तीसरा आपका होगा अनेक हल। अद्वितीय हल को ही कहा जाता है एक हल, और इसका कोई हल नहीं, और इसको अनेक हल। अब हम किस प्रकार से जानेंगे, ग्राफ को देख करके कि वह अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनेक हल है। ये हमने बताया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल तीन प्रकार के होते हैं, अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनेक हल। अब उसमें से ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि कैसे हम पकड़े कि कौन सा होगा हल इसका। तो इसके लिए आपको ग्राफ को, यदि आप इस प्रकार का ग्राफ देख रहे हैं ऐसे, इसमें तो आपको पता ही है ऊपर y है, नीचे y डैश, यह x है और इधर x डैश। यदि ग्राफ आपको इस तरह से नजर आए, कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के ग्राफ जो होगा वह अद्वितीय हल का होगा। इसको प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या कहा जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं। यदि आप देख रहे हैं ग्राफ में कि इस प्रकार का ग्राफ है, एक समीकरण इधर है, मान लीजिए कि समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड के लिए यह है, तो इसको क्या कहेंगे, इसके लिए क्या होता है कि इस तरह के ग्राफ में हम कहेंगे कि इसका कोई हल नहीं है, और इसको कहा जाता है समानांतर रेखाएं या समांतर रेखाएं।
इसको कहा जाएगा। फिर क्या है कि यदि ग्राफ में आप इस प्रकार से देख रहे हैं ग्राफ को कि एक ऐसे है, इसी पे समीकरण फर्स्ट है, फिर इसी पे एकदम उसी पे एक दूसरे पे है, ऐसे एक दूसरे पे है जब पड़ा हुआ, तो इस कंडीशन में इसको भी क्या कहेंगे, तब इसको हम कहते हैं कि इसका अनेक हल होगा। अगर इस तरह का आप ग्राफ देख रहे हैं तो इसका समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों ऐसे ही हैं, एक ही पर है, एक दूसरे पे है, तब इसको क्या कहेंगे कि इसका अनेक हल होगा। और इसको कहा जाता है समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं। तो आपने देखा 3 हल, अद्वितीय, कोई हल नहीं, अनेक हल। और इसका ज्यामितीय आकृति को देख करके, ग्राफ को देख करके किस तरह से आप पकड़ पाएंगे कि हल किस प्रकार का है, इसको आप लोग अच्छी तरह से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। इसके बाद बढ़ते हैं, तो अब ये तो हम ग्राफ को देख करके पता लगा दिए कि कौन सा हल है। ग्राफ को देखकर, ग्राफ को देखकर अब आप लोग बता सकते हैं। अब देखते हैं कि समीकरण के अनुसार, समीकरण को देख करके आप कैसे बता पाइएगा कि इसका किस प्रकार का हल है। समीकरण को देखकर, अब समीकरण को देखकर इसके लिए क्या होता है, समीकरण इस प्रकार से a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इसके लिए क्या है कि आपको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और याद भी करना पड़ेगा आपको। इसका अनुपात कर देते हैं, हलों की संख्या कर देते हैं, दूसरा में हलों की संख्या, और तीसरा में आलेखीय निरूपण, आलेखीय निरूपण। अब देखिए यहाँ पे, यदि इस प्रकार से है a1 बटा a2 और नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यदि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है, तब इसका क्या होगा, अद्वितीय हल। तब इसको क्या कहेंगे, अद्वितीय हल, यानी कि एक हल, इसी को कहा जाता है, क्या होता है, एक हल, इसी को अद्वितीय हल, एक हल और अविरोधी हल, अविरोधी हल, तीनों नाम से इसी को जानते हैं। इसका आलेखीय निरूपण, तो इसमें आपने देखा था कैसी रेखाएं थी, तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, इसका हो जाएगा प्रतिच्छेदी। यानी कि आप समीकरण में देखें कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा वो प्रतिच्छेदी होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ऐसे काटेगा। समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद क्या हो कि आपका a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बटा c2, इस तरह से रहे, तब इसका क्या होगा कि कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो आप लोगों को ध्यान होगा, उसके लिए क्या होती है, समांतर रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं, कोई हल नहीं और समांतर रेखाएं। इसी को क्या कहा जाता है, इसको अविरोधी, और इसको एक और नाम है विरोधी। क्या नाम है, विरोधी, या इसका एक और नाम है असंगत, असंगत। और इसका रेखा कैसे था, तो पैरेलल टाइप का था, इस तरह से। अब आप लोग तीसरा में देखेंगे, यदि a1 a2 क्या है, इक्वल टू b1 b2 और इक्वल टू c1 c2, तब इसका क्या होगा, तब इसके क्या होंगे कि अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसी को क्या कहा जाएगा कि इसका असंगत था, तो इसको क्या कहा जाता है, संगत। कभी कोई पूछता भी है प्रश्न में, संगत और असंगत, तो संगत कहेंगे। और इसी को
आश्रित भी एक और नाम से आता है आश्रित। क्या क्या? अनेक हल, संगत और आश्रित। और इसकी जो ग्राफ होगी वो कैसे होगी? तो समपाती। रेखाएं कैसी होगी? आलेखीय निरूपण कैसा होगा? तो समपाती होगा, यानी कि एक दूसरे पर इस प्रकार से। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को यहां तक समझ में आया हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख देखते हैं कैसा होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। तो इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए कि x प्लस 2y बराबर कितना? सपोज 4। ये क्या है? युग्म में नहीं है, दो चर वाला रैखिक समीकरण का उसका हम ग्राफ देते हैं। कैसा होगा ग्राफ इसका? एक एग्जांपल के माध्यम से। तो इसका सबसे पहले तो हम हल करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान कर देते हैं कि जब x बराबर कितना, जब हम x बराबर ले लें सपोज 2, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 जोड़ 2y बराबर 4, यानी कि 2y बराबर 2। तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2/2 यानी कि 1। यदि जब हम x बराबर 2 देते हैं तो y का मान कितना आता है? 1। फिर क्या करते हैं कि जब हम x बराबर ले लेते हैं इस बार सपोज 0, तो फिर कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2y बराबर 4, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा x का कितना? 2, यानी कि जब हम x का लिए हैं 0 तो y का मान आया है 2, और जब हम x का लिए हैं कितना? 2, तो y का मान आया है कितना? 1। यानी कि इसको हम डिब्बा में ऐसे कर लेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे x y, यानी कि जब x का मान हमने रखा 2 तो y का मान कितना आया? 1। जब हमने x का मान रखा 0 तो y का मान कितना आया? 2। अब इसका आलेख आप ग्राफ पेपर पर इसको कीजिएगा। यहाँ पे हम बोर्ड पर ऐसे रफ जैसा कर रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 0 0, इधर में पता है आप लोगों को 1 2 3 4 5 प्लस में होता है, इधर भी प्लस में होता है और इधर माइनस में होता है। तो मेरा माइनस में कोई अंक आया नहीं है, तो माइनस में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ कर दिया। क्या है? पहला तो x2 और y1, तो x का 2 और y का 1, तो यहाँ पे होगा x का 2 और y का 1, यानी कि यहाँ पे 2 1। फिर कितना? x0 तो y का 2, x0 तो y का 2, यानी कि यहाँ। अब इसको क्या करेंगे? इस प्रकार से मिला देंगे और यहाँ पे हम समीकरण लिख देंगे x प्लस 2y बराबर कितना था? 4। तो ये हमने देखा कि किसका? दो चर वाले रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में नहीं है, उसका ग्राफ हम इस प्रकार से खींचे। आपका क्लियर है? अब आगे देखते हैं युग्म वाले का ग्राफ। समीकरण युग्म, युग्म का आलेख, ग्राफ को हिंदी में आलेख कहते हैं। देखते हैं इसका भी कोई एग्जांपल लिया। जैसे दो चर वाले हैं रैखिक युग्म, तो x प्लस 2y बराबर 3 एक समीकरण। दूसरा ले लिए हम 2x प्लस y बराबर कितना? 3, ये आपका हो गया सेकंड समीकरण। दो समीकरण लिया। अब क्या करेंगे कि पहले समीकरण फर्स्ट में चलते हैं। फर्स्ट कितना है? x प्लस 2y बराबर 3। इसके अनुसार जब इसमें हम क्या करेंगे कि उसमें हम x का मान पुट किए थे, x का मान पुट करके बनाया था। तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी का भी मान और अपने अनुसार इच्छा अनुसार जो भी मान है वो पुट कर सकते हैं।
अब कहिए कि बार बार आप x का रख रहे हैं क्यों, तो इस बार हम y का रख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जब y बराबर कितना रखें हैं, y बराबर 1 रख देते हैं, तो 1 रखने पर y बराबर 1 पर, तो यानी कि x प्लस 2 गुने 1 बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 माइनस 2 हो जाएगा। थोड़ा सा हम यहाँ पे शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि x बराबर 1। अब क्या करते हैं कि जब y बराबर कितना, तो अब की बार इसमें रख देते हैं y बराबर 2 पर, तो x प्लस 2 गुने 2 बराबर 3, यानी कि x बराबर 3 और 2 दूनी 4, इधर माइनस में, यानी कि x बराबर -1। इसी प्रकार अब देखेंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड यहां से लिख लिए 2x प्लस y बराबर 3। जब यहां भी, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी मानेंगे, तो यहां मान लेते हैं कि जब y बराबर कुछ भी, यहाँ भी y, तो यहाँ भी y मान सकते हैं, नहीं तो यहाँ x भी मान सकते हैं। जब y बराबर मान लिए कितना, y बराबर 1, तो 2 गुने x प्लस 1 बराबर 3, यानी कि यहाँ हो जाएगा x बराबर 3 माइनस 2 बटा 2, यानी कि x बराबर हो जाएगा 0.5, कटेगा ना 1 बटा 2, तो हाफ हो जाएगा 0.5। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे कि जब y बराबर हमने क्या रखा था 1, सॉरी देखिए 3 में से 1, यहाँ 2 हो जाएगा ना, कटेगा तो 1 हो जाएगा। फिर रखते हैं जब y बराबर, इस बार कितना रख लिए हैं, इस बार रख लेते हैं प्लस में रखा था, इस बार माइनस में रख लेते हैं। न तो सोचिएगा कि बार बार प्लस में ही क्यों रखते हैं, प्लस माइनस कुछ में भी रख सकते हैं, यानी कि 2x प्लस माइनस -1 बराबर 3, यानी कि 2x बराबर 3 प्लस 1, तो x बराबर 4 बटा 2, यानी कि 2, इसका भी x। अब इन दोनों का बॉक्स बना लेते हैं। इसके लिए आपका हो जाएगा, मेरा जगह कम रहने के कारण ऐसा कर रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी में नीचे कीजिएगा, अच्छे ढंग से दिखना भी चाहिए आप लोगों को। x y, जब हमने इसमें x का 1 आया है तो y का भी 1, जब x का 2 आया है तो y का -1। इसका बॉक्स देखा जाए तो इसका बॉक्स है x y, जब x का कितना आया है 1, तो इसका भी 1, जब x का है -1, तो इसका, जब x का -1 तो y का 2। अब इसका क्या करेंगे, आलेख कैसे खींचते हैं, इसको ग्राफ पेपर पर आप लोग कीजिएगा। फिर इसमें 1 2 3 4, इधर x है प्लस में, इधर माइनस में, इधर y और इधर y डैश। क्या होगा, अब इधर नीचे माइनस में, ज़्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं है, -1 -2 -3 -4, इधर प्लस में। पहला देखते हैं, पहला का कितना है, तो x 1 है और y भी 1 है पहला, तो यानी कि x 1 पहले समीकरण में और y का भी 1, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा 1 1। दूसरा है पहला समीकरण का ही, x का मान -1 और y का मान +2, यानी कि इसका यहाँ हो जाएगा -1 और 2। फिर देखेंगे ये आपका पहला था, अब इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींच देंगे, इसका मतलब कि लाइन से मिला देंगे, एक रेखा पे से इस प्रकार से हमें मिल जाएगा। और इस पर पहला का समीकरण भी यहाँ पे लिख देंगे कि x प्लस 2y बराबर 3 समीकरण फर्स्ट था। अब इसी प्रकार से सेकंड का, तो सेकंड क्या है, तो इसका x का मान 1 तो y का मान 1, x का मान 1 तो y का मान भी 1, यहीं पे आ जा रहा है। इसका x का मान
2 तो y का मान -1, x का मान 2 तो y का मान -1, यानी कि यहाँ पे आ जा रहा है। अब इसका भी क्या करेंगे, तो हम ग्राफ खींचेंगे। तो जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा। तो यह ग्राफ इसका भी हम यहाँ पे समीकरण लिखेंगे 2x + y = 3। और इस प्रकार से आपका दोनों का ग्राफ खींचा गया, मतलब कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हमने ग्राफ आलेख खींचा। और अब आप लोग इस ग्राफ को देख करके बता सकते हैं कि इसका कैसा हल है। तो इसका तो रेखाएं कैसी है, प्रतिच्छेदी। और किस प्रकार का हल है और कितने हल वाले हैं, तो याद होना चाहिए पहला, यानी कि एक हल होने चाहिए इसको। इस प्रकार से आपका हो गया, देख लिए, दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण का आलेख। अब आपको चलते हैं हम नेक्स्ट, यानी कि इसी का चैप्टर के अनुसार आप देखते हैं किस प्रकार से कैसे क्या करना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल करने का बीजगणितीय विधि क्या है उसको देखेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण के विधियां। तो आप लोगों को मैं यह बता दूं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के मुख्यतः 5 विधि है हल करने के लिए। लेकिन 10th क्लास में आप लोगों को 3 प्रकार का विधि सीखना है, जिसमें से विधि कौन कौन से है। तो इसका पहला विधि है आप लोगों को बीजगणितीय विधि। पहला है बीजगणितीय विधि, दूसरा आपका हो जाएगा तुलनात्मक विधि, तीसरा प्रतिस्थापन विधि, चौथा आपका ब्रजगुणन विधि, पांचवा आपका हो जाएगा अनुपातिक विधि या अनुपात विधि द्वारा, सॉरी बीजगणितीय विधि तो नहीं, इसको विलोपन विधि, जिसमें से आपको 10th क्लास में देखना होगा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। 3 प्रकार की विधि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना होगा 10th क्लास में, विलोपन, प्रतिस्थापन, ब्रजगुणन। अब इसके बाद इन विधियों के बाद अब आते हैं हम लोग, आपसे 3.1 का चैप्टर बनना चाहिए। इतना बेसिक हो जाने के बाद यदि आप इसको समझ पाए हैं तो 3.1 से अब कुछ बनना आप लोगों का प्रारंभ हो जाएगा। तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कहता है एक्सरसाइज 3.1 का कि
सुधा अपने सखियों के साथ, एक्सरसाइज 3.1 क्या है कि सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई। वे गोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती है। उसके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत 5 रुपया है। पहले आप क्वेश्चन खुद से पढ़िए, कई बार पढ़िए, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पढ़िए। प्लेटों की कीमत 5 रुपया थी, उसने 60 रुपये खर्च किए और इसका बीजगणित, इस स्थिति का क्या करना है, बीजीय तथा आलेखीय निरूपण करना है। बीजीय यानी कि समीकरण आपको दिखाना पड़ेगा। दो ही गुण वाला है, दो को समीकरण आप दिखाइए। और आलेख कह रहा है, इसका मतलब कि आपको इसको ग्राफ पेपर पर आलेख खींचना होगा। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मानेंगे क्या कि माना कि गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दो प्रकार के, गोलगप्पा और दही बड़ा का प्लेट है। माना कि गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या बराबर x। उसी प्रकार से मान लेंगे दही बड़ा की प्लेटों की संख्या बराबर y। क्या कह रहा है कि सबसे पहला प्रश्न से पहला कह रहा है कि गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत 10 रुपया तथा दही बड़ा के एक प्लेट की कीमत कितना है, 5 रुपया। उससे पहले आप नजर दौड़ाएं तो आपको यह कहेगा कि उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। यानी कि एक है x गोलगप्पा वाला है और एक है y। क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे बराबर का सिंबल दे दिए हैं, चिन्ह दे दिया। क्या कह रहा है, उनके द्वारा ली गई गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। गोलगप्पे की प्लेटों की संख्या दही बड़ा की प्लेटों की संख्या की आधी है। यानी कि ई गोलगप्पा का जो प्लेट है वह दही बड़ा की प्लेटों की संख्या का क्या है, आधी है। इसका मतलब कि यदि सपोज 10 प्लेट खाई होगी वो दही बड़ा, तो 5 प्लेट खाई होगी क्या, 5 प्लेट खाई होगी गोलगप्पा। तो इस कंडीशन में यह क्या, ये दोनों बराबर है? तो बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें प्लेटों की संख्या क्या है, इसका आधा है इससे। तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 2 से भाग देंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यानी कि x बराबर y/2 आपका बीजीय एक समीकरण आपका मिल गया। इसी प्रकार से सेकंड प्रश्न कह रहा है कि सेकंड नहीं, इसी में अगला लाइन है, गोलगप्पे के एक प्लेट की कीमत कितना है, 10 रुपया। यानी कि इसमें क्या करेंगे, एक प्लेटों की संख्या कितना माने थे, x। तो जैसे हम जानते हैं एक कलम की दाम 10 रुपया, तो 10 कलम के दाम तो 10 गुने 1। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे क्या, 10x, जितना प्लेट की संख्या है उतना में रुपया से गुना करेंगे ना। यानी कि x प्लेट खाई ना, कितना खाई, x प्लेट खाई गोलगप्पा। एक तो ऐसा चीज खाई है कि लॉकडाउन में बड़ा दिखते हो रहा है क्या, कि x प्लेट खाए गोलगप्पा और एक प्लेट गोलगप्पे की कीमत कितना है, 10 रुपया। तो टोटल हो जाएगा 10x। उसी प्रकार से क्या खाई है, y प्लेट खाई है दही बड़ा, तो दही बड़ा की प्लेट की कीमत कितना है, 5 रुपया। तो इसको भी 5 से गुना करेंगे तो 10x + 5y बराबर टोटल कितना रुपया खर्च किया, 60 रुपया। इस प्रकार से आपका इसका दोनों समीकरण हो गया, बीजीय हल हो गया। अब इसका आलेखीय हल कैसा है, तो जिस प्रकार से हमने अभी दो रैखिक युग्म समीकरण का आलेख जस्ट पीछे हमने क्या किया था, खींचा था, एग्जाम्पल में देखा था, उसी प्रकार से इसका भी खींचना होगा। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं आगे। इसको अब हम सेट कर देते हैं, मेरा जगह कम है तो ऊपर में एक है x + y/2, x बराबर y/2, और एक कितना है, तो 10x + 5y बराबर 60। नीचे से मिटा देते हैं, क्या होगा,
आलेखीय रूप में कि एक तो है कि पहला समीकरण हम पहला लेते हैं फर्स्ट से, x बराबर वाई बटा टू। तब क्या करते हैं, यहाँ भी जब y बराबर 2 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 2, तो सिंपली हमको यहाँ पर नजर आ रहा है कि जब y बराबर 2 रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। उसी प्रकार से जब हम क्या रखेंगे, हाँ इसका कम से कम 2 आपको मानना पड़ेगा, कम से कम 2 आलेख के लिए। इसका एक और मानेंगे कि जब y बराबर कितना, y बराबर मान लेते हैं इस बार 4, ऐसा मान के चलेंगे जिससे कि हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जब हम y बराबर कितना मानेंगे 4, तो x बराबर हो जाएगा 2। इसी प्रकार से इसके लिए समीकरण सेकंड के लिए करेंगे। इसका है 10x + 5y बराबर 60 ना। तो इसमें भी क्या मानेंगे कि जब x बराबर, इसमें भी पहले मान लें, इसमें बार बार ये नहीं कि y मान रहे हैं तो x मान या y कुछ भी मान सकते हैं हम। तो यहाँ पे हम कर देते हैं, जब x बराबर हमने मान लिया कितना 4, तो x बराबर 4 हो जाएगा। तो 10 गुने 4 + 5y बराबर 60, यानी कि 5y बराबर 60 - 40, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना 20/5, यानी कि 4, यानी कि x 4 तो y का वैल्यू भी कितना 4। फिर एक और मानना पड़ेगा, कम से कम 2 मानना चाहिए। 2 आपको मानना ही पड़ेगा किसी भी हालत में कि जब हम x बराबर कितना मान लेते हैं 5 माना, x बराबर 5 माना, तो हो जाएगा 10 गुने 5 प्लस 5y बराबर 60, यानी कि 5y बराबर 60 - 50, यानी कि y बराबर कितना 10। अब दोनों का बॉक्स में अपना लिखेंगे x y, यहाँ पे x का वैल्यू कितना 2, तो y का वैल्यू ऊपर वाला पहले, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 4। इसका क्या करते हैं, इसका भी एक बॉक्स बनाएंगे और x y करेंगे। इसका x का वैल्यू कितना माना 4, तो y का वैल्यू 4। जब इसका x का वैल्यू माना 5, तो y का वैल्यू 10। और इसका फिर से जिस प्रकार से हमने ग्राफ खींचा है, पहले समीकरण फर्स्ट के अनुसार यहाँ पे करेंगे, यानी कि इधर भी हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 x एक्सिस, y 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। माइनस में को ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इधर माइनस में गया ही नहीं। इधर क्या हो जाएगा, तो आपका x डैश। अब पहला के अनुसार देखिए x बराबर कितना है 1, सॉरी ग्राफ यहाँ पे बॉक्स देखिए, x बराबर 1 तो y का मान 2, तो x का 1 तो y का 2, यानी कि यहाँ पे होगा 1 2। फिर x का 2 तो y का 4, यानी कि इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे 2 और 4। इसका ग्राफ खींचेंगे तो इस देखिए आप लोग स्ट्रेट कीजिएगा, पूरा एकदम सीधा खींचने का प्रयास कीजिएगा। हम तो यहाँ पे बोर्ड है तो हम थोड़ा सा जबरदस्ती कर दे रहे हैं, आप लोग नहीं, आप लोग पूरा स्केल से और बारीकी से कीजिएगा। अब आप लोगों को तो 9th क्लास 8th क्लास में भी ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाए होंगे, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। आपका यहाँ पे लिख देंगे समीकरण फर्स्ट का है, यानी कि x बराबर y/2 का है। उसी प्रकार से अब इसमें आएंगे, x का मान 4 तो y का मान भी 4, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ 4 और 4। फिर यानी कि x का 5 तो y का 10, x का 5 तो y का 10, हम तो 10 तक गए ही नहीं थे। 6 7 8 9 10 इस तरह सीधा जाइएगा तो आपका हो जाएगा 5, नहीं आ रहा शायद, नहीं आ रहा है, यानी कि सपोज इधर आएगा ना, इधर कहीं आएगा ना 5 और 10। फिर क्या करेंगे, इसके 2 पॉइंट, एक ए वाला है और एक ए वाला है, और इन दोनों को क्या कीजिएगा आप मिलाइएगा तो आप लोगों का इस तरह से आएगा। यानी कि यहाँ पे तो बहुत मेरा दिक्कत हो रहा है और इसको हम फिर से बनाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा,
इसका ग्राफ आप लोग खुद से खींच भी सकते हैं। मैं आप लोगों को ग्राफ का केवल क्लू दे रहा हूँ कि कैसा ग्राफ इसका होगा। इसका जब आप ग्राफ खींचेगा तो उस ग्राफ आपको इस तरह का होगा, इस तरह से कटेगा। कटेगा मतलब कि क्या, प्रतिच्छेदी होगा। प्रतिच्छेदी हमने कैसे जाना, हम कैसे यह बता पाए कि यह प्रतिच्छेदी है, तो इसके लिए हम दोनों का a1/a2 कर करके आप भी पता लगा सकते हैं कि इसका ग्राफ आखिर में होगा कैसा। इसका ग्राफ आप खुद से भी पा सकते हैं अच्छे ढंग से। अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड आपका प्रश्न है कि रोमिला एक फॉर्चून के दुकान में गई और 2 पेंसिल 3 रबड़ 9 रुपए में खरीदे। सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की पेंसिल और रबड़ देखा और उसने भी उसी तरह के 4 पेंसिल और 6 रबड़ 18 रुपए में खरीदे। इस स्थिति में बीजीय तथा आलेखीय, बस इसी प्रकार से 2 समीकरण निकालना है बीजीय रूप से और फिर आलेखीय रूप से आपको ग्राफ खींचना है। ग्राफ हमको खींचने में बहुत दिक्कत हो रहा है बोर्ड के कारण, और आप लोग इसको खुद से कॉपी पर खींचिएगा और व्हाट्सएप कीजिएगा। हम यहाँ पे बीजीय तक इसका हल कर देते हैं। क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप इसको खुद से पढ़िए और समझिए। फिर से हम समझा देते हैं। रोमिला है कोई लड़की जो कि फॉर्चून की दुकान पर, स्टेशनरी की दुकान पर जाती है। दुकान में गई, 2 पेंसिल खरीदे, 3 रबड़ खरीदे और उसके बदले में 9 रुपया दी, यानी कि 9 रुपये में 2 पेंसिल 3 रबड़। फिर क्या हुआ कि सोनाली, अब दूसरी लड़की है, सोनाली ने रोमिला के साथ नई प्रकार की, वह दूसरे क्वालिटी की पेंसिल और रबड़ खरीदती है और उसने 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदे और वह कितना रुपये पे करती है, तो 18 रुपये, यानी कि 18 रुपये में 4 पेंसिल और 6 रबड़ कौन खरीदी, सोनाली। तो पूछ रहा है कि इसका बीजीय और आलेखीय, देखते हैं। माना कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर 100 रुपये। उसी प्रकार से क्या मानेंगे, रबड़ का मूल्य, रबड़ का भी कितना हो जाएगा, y रुपया। प्रश्न से चलते हैं। क्या होता है कि पहले खरीदा 2 रबड़, क्या खरीदा, पहले खरीदा है 2 पेंसिल और 3 रबड़, 2 पेंसिल और 3 रबड़ कितना में, 9 रुपये। समीकरण मेरा 1 हो गया। फिर क्या होता है, फिर क्या खरीदी, तो 4 पेंसिल और 6 रबड़, 4 पेंसिल और 6 रबड़ कितने में, 18 में। मेरा समीकरण सेकंड हो गया। हाँ, अब इसके बाद इसको क्या करते हैं, थोड़ा शॉर्ट कर देंगे, 2 कॉमन ले लिया जाए तो यह हो जाए कितना, 2x + 3y = 9। जैसा ऊपर वाला दिख रहा है उसके जैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसको ऐसा ही रखेंगे, इसको इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप इस तरह से कर दिए तो दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। जब समीकरण एक समान हो जाएगा तो उस स्थिति में आलेख खींचने में आपको दिक्कत होगी। उस तरह से नहीं करना है, इसको जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, नहीं तो क्या हो जाएगा, दोनों एक समान हो जाएगा। तो एक समान हो जाएगा, यानी कि देख रहे हैं a1 a2 b2 b1 b2 c1 c2 सभी एक हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इस तरह से हो जा रहा है। इसका मतलब कि यह आपका संपाती हो जा रहा है। तो आप इसको देख रहे हैं, आपका तो बीजीय हल हमने कर दिया, क्या हो गया, बीजीय हल हो गया। अब देखते हैं आलेखीय हल। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे आलेखीय हल में, कि समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट से चलते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना था, 2x + 3y = 9, यानी कि इसमें भी क्या करेंगे, जब x बराबर हम मानेंगे कितना, 0, x बराबर हम मान लिए 0, तो पूरा हो जाएगा 0, यानी कि
2 गुने 0 थोड़ा सा कर ही देते हैं बराबर 9, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना 3। फिर क्या करते हैं कि जब हम मान लेते हैं x बराबर 3, जब हम x बराबर क्या मान लेंगे 3, तो 2 गुने 3 प्लस 3y बराबर 9, यानी कि 3y बराबर 9 माइनस 6, यानी कि y बराबर 3/3 यानी कि 1। दो हम बोले थे कि 2 मानना नेसेसरी, तो हमने 2 यहाँ पे मान लिया है। इसी प्रकार समीकरण सेकंड जो आया था उसके लिए भी करेंगे। समीकरण सेकंड के लिए, समीकरण सेकंड के लिए उसका समीकरण सेकंड कितना था, तो समीकरण सेकंड था 4x प्लस 6y बराबर 18। यही मेरा समीकरण सेकंड था। अब यहाँ भी मानेंगे, यहाँ मान लेते हैं कि जब x बराबर 6, इसलिए ज्यादा मान रहे हैं ताकि इधर घट घट के कुछ कम आए, तो 4 गुने 6 प्लस 6y बराबर कितना 18, तो 6y बराबर हो जाएगा 18 माइनस 24, यानी कि y बराबर कितना, यहाँ पे घटेंगे तो आपका हो जाएगा -6। अब इसका फिर मानेंगे क्या, तो x का, तो x का मानेंगे जब x बराबर मान लेते हैं हम -3, तो हो जाएगा 4 गुने -3 प्लस 6y बराबर 18, यानी कि 4 के 12 माइनस 12 प्लस 6y बराबर 18, तो 6y बराबर 18 प्लस 12, यानी कि y बराबर इधर हो जाएगा 30 बटा में 6, काटेंगे तो 5। ये सब सही है कितना। चलिए अब आगे देखते हैं। एक दोनों के लिए क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो हम अपना ऊपर मिटा करके बना लेते हैं बॉक्स। इसका हो जाएगा x और y, तो x और y जब बॉक्स बनाएंगे तो इसके लिए हो जाएगा यहाँ पे 0 तो 3, जब x का वैल्यू कितना 0 तो y का वैल्यू 3, जब x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 1। उसका देख लेते हैं। इसका भी देखेंगे x और y, यानी कि जब हमने माना x का वैल्यू कितना, समीकरण दोनों का सही था ना, प्रश्न में है 4 पेंसिल 6 रबड़ तो 18 सही है, यानी कि इसका x 6 तो y -6, इसका x -3 तो इसका 5। अरे यहाँ हम लोग से मिस हो रहा है, क्या है 6 इधर आया, कटेगा ना, -1 होगा, तो यहाँ -1 होगा ना, हमें लग रहा था कहीं मिस्टेक हो रहा है। आपको दोनों बॉक्स मिल गया 0 3 3 1, और इसका अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। y डैश, इसमें मेरा 5 तक 6 तक है, 6 तक ही लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, माइनस में कम भी लेंगे तो चलेगा, -1 -2 -3, क्योंकि -3 तक है, 1 2 3 इधर कम तक ले लिए। पहला कितना x0 तो y3, x0 यहाँ पे 0 0 होता ही है, x0 तो y3, यानी कि यहाँ इसका x3 तो y1, यानी कि x3 तो y1 यहाँ। इसका ग्राफ खींचा जाए तो इस प्रकार से होगा।
इस प्रकार से इसका समीकरण लिख देंगे। कितना था समीकरण आपका था 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 9। समीकरण भी आपका इसका लिखते चलेंगे। फिर दूसरा देखते हैं, x का कितना है, x का 6 तो y का -1, x का 6 सॉरी प्लस इधर आएगा तो y का -1, x का 6 y का -1, यानी कि यहाँ आएगा 6 और -1, x का -3 तो y का 5, x का -3 तो y का 5, यहाँ x का -3 तो y का 5। जब इसका आप समीकरण, इसका जब आप रेखा खींचिएगा तो मेरा ग्राफ पेपर नहीं होने की वजह से इधर उधर हो रहा है, इसका भी आपका इसी पे हो जाएगा, यह संपाती होगा, यानी कि इसका इसी पे हो जाएगा, एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसका भी इसी पे यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 4x प्लस 6y बराबर 18। ग्राफीय रूप से आपका इस प्रकार से कंप्लीट होगा। आप ग्राफ में जरूर अच्छे ढंग से बनाइएगा, और यदि उसके बाद भी आपको दिक्कत हो किसी प्रकार का तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, फिर हम इसका ग्राफ पेपर में सही ढंग से बना करके और आप लोगों को प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम आशा यह करते हैं कि आप लोग इसका ग्राफ पेपर पर अच्छे ढंग से खींच पाइएगा, हमारे जैसा आपका इधर उधर नहीं होगा, आप अच्छा से बना पाएंगे क्योंकि आप खुद समझदार हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।